गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर एक बजे सर एक बजे छोड़ दो क्या? एक बजे छोड़ दो होता है भाई। 1:05-10 पे छोड़ दूंगा। 5 बजे तक। हमारा बेटे आज का चैप्टर का नाम है क्लासेस ऑफ कंपनीज। कंपनीज तो हम कर चुके थे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हमने लास्ट टाइम तक क्लास का कर लिया था। आज है हमारा क्लासेस ऑफ कंपनीज। मैंने पहले एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोग इसको छोटा सा चार्ट पहले पेज पर आपको मिलेगा, भेज भी दिया होगा मैंने शायद आपके मोबाइल पर। फर्स्ट पेज पर ही आपके पास जो आ रहा होगा आप देखेंगे, हमने क्लासेस ऑफ कंपनीज को डिवाइड किया 5 अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देखोगे लायबिलिटी, सेकंड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, देन कैपिटल और लास्ट में अदर कंपनीज। पहला क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटीज को 3 पार्ट में बांटा गया। लायबिलिटीज को हमने 3 पार्ट में बांटा। पहला लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा अनलिमिटेड। फिर हमने डिवाइड किया किसके अंदर? मेंबर्स। मेंबर्स के बेस पर कंपनी कितनी तरह की बन जाती है? 1 पर्सन, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। एक नई इमर्जिंग हुई है शुरू 1 पर्सन कंपनी की, वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पर हमारे पास बनी है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, दूसरा एसोसिएट कंपनी। यहां पर बात कंट्रोल की आती है। तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल। अगर हम कैपिटल को एक्सेस करें तो कैपिटल के हिसाब से देखते हैं लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी। और अदर टाइप्स के अंदर हमने 6 तरह की कंपनीज दी है, जिसमें सबसे पहले तो आपकी आ गई गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड फॉरेन, गवर्नमेंट और फॉरेन एक साथ हो गए। देन सेक्शन 8 कंपनीज इनको बोलते हैं, जो हमारी सोशल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती है। सेक्शन 8 एनपीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, सब वही सेक्शन 8 में आ जाती है। आरडब्ल्यूए सब चैरिटेबल में उसमें आ जाती है सेक्शन 8। इनको सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से बोला जाने लग गया है। सोशली ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ही सोशल है। सोशल ऑब्जेक्ट है या कुछ इंप्रूवमेंट करना एजुकेशन में, उसमें तो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या है? डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट होती है जो कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन हमें पता है कि 2 साल बाद 3 साल लगेंगे चलने में, तो तब तक ये डोरमेंट कंपनी कहलाती है, जब तक हमने इनको भी स्टार्ट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर निधि क्या होती है? निधि क्या है? निधि, निधि का हिंदी मीनिंग क्या है? मनी, निधि, सेविंग्स। निधि कंपनी होती है सेविंग्स कराने के लिए, इंकरेज करने के लिए कि आप अपना पैसे बचाओ। तो निधि कंपनी क्या करती है? जो इनके मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स को सपोर्ट करती है, कमेटी टाइप का निधि। एंड लास्ट इज पीएफआई, है ना? वो वाला पीएफआई नहीं जो केरल में बैन हुआ है ना, वो वाला नहीं है। ये पीएफ क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक नहीं है, लेकिन इसके एक अलग तरीके के वो आती है। नाबार्ड वो अलग उसमें आ रहा है, इसके अंदर कुछ और आएगा, फिक्की आएगा इसके अंदर फेडरेशंस आती हैं, इसके अंदर सारी फेडरेशंस आती हैं। नॉर्मली आएगा, सारे एग्जांपल्स देंगे, डोंट वरी, जैसी नंबर आएगा। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कोशिश की गई है कि आपकी बुक में मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसको मैंने बिल्कुल ब्रीफ कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है, सिर्फ आपको इसी को पढ़ना है, ठीक है?
एक जगह थोड़ा सा अमेंडमेंट है, वो मैंने मार्क कर दिया है, तो मार्क कर देंगे। बाकी सब आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन है, इसी में से पढ़ना है। पूरी बुक आपके पास आ जाए, मतलब बुक का एक कंटेंट जो है क्लासेस ऑफ कंपनी। सबसे पहला बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। पहली हमारा जो टाइप है वो है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? जैसे सर आपको पिकनिक ले गए, सर ने आपका एक शेयर फिक्स कर दिया कि सबने क्या देना है, 1100 रुपये देंगे, वो शेयर फिक्स हो गया। अब 1100 रुपये से ज़्यादा आपने नहीं देना। अब उसमें चाहे सर को नुकसान हो चाहे फायदा हो। यहाँ पर हम जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के मैटर्स में क्या कहा गया कि जब आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कब तक? जब तक आप अपना अनपेड अमाउंट पे ना करते। बस आप अनपेड अमाउंट के लिए लायबल हैं, बाकी किसी चीज के लिए आप लायबल नहीं। इसे क्या कहते हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। जब इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, ये सब चीजें पहले से मेंशन इसके अंदर होती है, हमारे मेमोरेंडम के अंदर पहले से मेंशन होती है। तो जरा इनके बारे में डिटेल पढ़ें। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2, सबका अपना नंबर अलग अलग है। सेक्शन 2 याद रहेगा, एनफ है। 2 कंपनीज हैं जो सिर्फ अलग सेक्शंस में आ रही हैं। ठीक है। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बेटे अटेंटिव होकर सुनना है, पीछे काम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? किसी को देखा हुआ है? ठीक है, सुनते भी रहना ना, सुनते भी रहना। पहला, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एमओए नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, लेकिन आप वहां पर एमओए लिख कर आए, ये ध्यान रखना है। जब भी लिखना है फुल फॉर्म लिखनी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अच्छा पीछे अच्छा ये भी नहीं लगा। वो डॉग्स की वजह से बंद किया था ना। वो बोलना ये डोर लॉक कर देना। कर दो, बंद कर दो। देखो जो पॉइंट आसान है बेटे उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आगे कोई चीजें टेक्निकल सीखने को ज्यादा अच्छी मिलेंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर सिंपल सी बात है कि जो हमारी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है वो लिमिटेड होती है, लेकिन इसको डिफाइन कौन करता है? एमओए डिफाइन करता है इसको, ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये डिफाइन किसकी तरफ से होगी? एमओए की तरफ से होगी। लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, एमओए बताता है हमारा, और हमारा लिमिटेड कहां तक है? फॉर अनपेड अमाउंट, फॉर अमाउंट अनपेड। ठीक है। इसके बारे में और बताया गया है, आपसे जब कंपनी पैसा मांगती है तो किस चीज के लिए मांगती है? फॉर मीटिंग डेट्स। कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है, कर्जे को उतारने के लिए मांगेगी, लेकिन कितना मांगेगी? मांगेगी सिर्फ उतना ही जो आपका अनपेड अमाउंट है, उससे ज्यादा कंपनी आपसे नहीं मांग सकती। इस तरह की रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और नॉर्मली आप जिन कंपनीज की बात करते हैं वो कंपनी सारी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। इसमें वो बोलने लगे कि मान लो 30,000 की डेट है और हमारा अनपेड 40,000 है, तो हमको 40,000 देना पड़ेगा। आपका डेट से कोई लेना देना ही नहीं, आपका अनपेड अमाउंट से लेना देना। सारा दे जाएगा, डेट कम भी हो। हाँ, आपको अपना अनपेड अमाउंट देना है, दैट्स ऑल। सर कंपनी शेयर इसलिए करती है टैक्स मीट करने के लिए, डेट जो मीट करने के लिए कंपनी से शेयर इशू करती है। नहीं 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 नहीं, शेयर्स का रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा है कि कंपनी का कैपिटल इकट्ठा हो रहा है। अब क्या हुआ कि कंपनी ने आपसे 80 रुपए तो मांग लिए, अभी 20 रुपए बचे हुए हैं, तो कह रहा है कि कंपनी आपसे वो 20 रुपए तो कभी भी मांग सकती है, लेकिन अगर बाई चांस डेट्स को चुकाने की बात है तो आपसे ये बताया जा रहा है कि अगर डेट्स की बात आ रही है तो भी आपसे कंपनी 20 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती। ये वन ऑफ द कॉज बता रहा है। वैसे तो कंपनी आपसे पूरा लीगली राइट रखती है आपसे 20 रुपए मांगने का, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, या मान लो चलो वाइंड अप हो रहा है, वाइंडिंग अप होने वाला है,
तो कंपनी आपसे तब भी 20 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकती। ठीक है, जितना आपका अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही आपसे मांगा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं मांगा। ठीक है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो कैसे देखी जाती हैं, जितना आपने शेयर होल्डिंग की हुई है। जैसे मान लीजिए आपको डिविडेंड मिलना है और आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो आपको डिविडेंड किसका मिलेगा? 10,000 शेयर्स का। आपको वोट डालने जाना है तो आपको राइट्स कितने का मिलेगा? 10,000 शेयर्स का। जो वोटिंग राइट्स है आपका वही रहेगा जो आपने शेयर होल्डिंग की हुई। ठीक है, फिर भी कॉपी खोल लो, अच्छा नहीं लगता। नहीं, अगर मान लो लगे तो कुछ लिख तो लोगे। ऐसे तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ पिक्चर देखने आए हैं हम। आ जाओ फटाफट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब दोनों में फर्क क्या है? एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है लिमिटेड बाय गारंटी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है वो सुन लीजिए बेटे। लिमिटेड बाय गारंटी में भी मेमोरेंडम के अंदर जिक्र होगा, लेकिन उसमें पहले बता दिया जाएगा कि इन लोगों ने गारंटी दी है कि ये इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। वो फिक्स्ड नहीं होता, पहले बता दूं। दैट अमाउंट इज नेवर फिक्स्ड। बट वो दिया कब जाता है, कब मांगती है कंपनी? जब कंपनी वाइंड अप में जा रही है। मजे की बात ये, डिफरेंस क्या है? पहली वाली कंपनी में मीटिंग आउट डे टू डे खर्चों के लिए पैसा मांगा जाता है, कंपनी को रन करने के लिए पैसा मांगा जाता है। इस वाले में पैसा कब मांगा जाता है? वाइंड अप के लिए, वाइंड अप के टाइम पर। हाँ, अब पूछो। अच्छा, स्क्रीन शेयर करना। अब कहां से करूं? ये तो ऑन थी, जूम मीटिंग ऑन नहीं थी क्या? ऑन थी। यहाँ से क्विट कर दूं? वैसे तो उनके पास भी पहुंच तो गया होगा ना ये। हाँ, फिर से बोलो, एक्सप्लेन कर दो फिर बताते हैं। देखो बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, भाई आज क्या हो गया? तीनों एक साथ बैठकर गॉसिप्स। इसीलिए तो रजिस्टर खुलवाया था मैंने, क्योंकि लड़कियों को जब तक फील नहीं आता है, जब तक कॉपी पेन हाथ में ना हो, कुछ पढ़ रहे हैं, फिर दिमाग चलता है नहीं तो दूसरी चीजों में। कुछ चोट लगी? कुछ चोट तो नहीं लगी ना? फिर क्या दिक्कत है? ऐसा क्यों? ये बेंच खाली पड़ा है। अब ये दोनों डिसाइड कर लो, ये दोनों डिसाइड कर लो आप, ये आप दोनों डिसाइड कर लो। ये भगवान, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब चुप नहीं होंगे आप लोग, चुप हो जाना, मेरे को सुनते रहो। कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द एमओए टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ बाउंड अप। तो उसका एक क्वेश्चन सामने आ गया, वो कह रहा है कि क्यों देंगे, वो बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि एक शेयर होल्डर क्यों गारंटी देगा कि भाई जब कंपनी का बाउंड अप होगा तो उस वक्त जो जरूरत होगी मैं सारे पैसे दूंगा। 1 2 3 जितने भी लोग गारंटी देते हैं। तो मैंने भी यही कहता हूं कि बेटा दिस इज द मैटर ऑफ
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े मोटी असामी, कि उनकी जेब से लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ निकल जाए, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। ऐसे लोग सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, वो भी गारंटी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई मेंबर ही देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मेंबर बन सकते हैं, वो भी गारंटी दे सकते हैं और नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आप कभी देखते होंगे कि किसी भी चीज को बनाना, मान लीजिए वैसे ही कह रहा हूँ कि कोई आप पार्क डेवलप कराना चाहते हैं, आप अपने से किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को यूज किए बिना, लाखों रुपया लग जाएगा, तो आप क्यों कराना चाहती? आप पूरे पार्क में अकेले तो घूमोगे नहीं, आपका है नहीं कि आप उसमें बोर्ड लगा दो कि नाउ दिस पार्क बिलोंग्स टू मी, कोई इसके अंदर घुसेगा नहीं। सारा मैटर कहाँ है? यहीं का है ना। कंपनीज को अलग अलग जो फॉर्मेट बताए गए हैं, जैसे सेक्शन 8 कंपनीज आर्ट के साथ ही जुड़ी हुई हैं, जो लोग चैरिटेबल करते हैं, जो लोग चैरिटी करते हैं, इस तरह के लोग वो क्या हैं, इसी तरह से तो है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन आंसर सिंपल सा है कि सबका अपना अपना दिल और दिमाग है। कुछ लोगों का दिल और दिमाग ये कहता है कि हमें कंपनी को सपोर्ट करना है, उसके साथ खड़ा होना है। आपस में दोस्ती यारी में होता है ना, झगड़ा किसी और का होता है लेकिन दूसरा दोस्त पिट जाता है, क्यों? हम जाते हैं उसकी हेल्प करने, हमें पता भी होता है कि लड़ाई होगी, गोली भी चल सकती है, पिटाई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जाके खड़े होते हैं, क्या? दोस्ती निभाने के लिए, बाय मैटर ऑफ हार्ट। और कुछ थोड़ी, दिमाग तो कह रहा होता है कि क्या फायदा जाके वहां पे, टाइम वेस्ट ही होगा, कह रहा होता है कि नहीं? बट तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पहली बात एमओई में मेंशन होगा। दूसरी बात, जिस भी मेंबर ने गारंटी दी है उससे सिर्फ पैसा तभी कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉल होगा जब कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट होगा, जब कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट होगा, एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ वाउंड अप। इससे पहले नहीं मांग सकते। इससे पहले वाले में ये डिफरेंस है, वो एक नॉर्मल केस है। जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वही शेयर्स इशू करती हैं। एक कंपनी दोनों तरह के शेयर इशू कर सकती है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कंपनी ऐसी होती है, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। यानी आपने शेयर्स इशू किए, ये हम क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, क्लासेस ऑफ किस तरह के हमारे शेयर्स इशू हो सकते हैं। कंपनीज इस तरह से चलती हैं, तो उसमें क्या है कि उसके अंदर एक क्लास ये भी स्टार्ट हो गई। हाँ, कर सकती है। अगर जैसे मेरा पेड अमाउंट 20 है और मेरे 1 लाख की गारंटी, बिल्कुल, आप 20 अलग हो गया और 1 लाख अलग है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट भी समझाने की बात कर रहा है। अब जो मीनिंग समझा रहा है, जो आप कह रहे हो कि क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक अमाउंट स्टिपुलेटेड फिक्स्ड होती है, स्टिपुलेटेड सम, यानी फिक्स है कि आप 1 लाख रुपए देंगे, वो 2 लाख रुपए देंगी, आप 5 लाख रुपए देंगे, एक बंदा 10,000 रुपए देगा। ये पहले से स्टिपुलेटेड होता है और आपसे उस स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं मांगा जा सकता। स्टिपुलेटेड मतलब फिक्स्ड। मेंशन कहां पर मेंशन होगा? मेमोरेंडम। मेंबर्स में बी कॉल्ड, कब पैसा मांग सकते हैं? ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ, उससे पहले पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि ये दिया ही सिर्फ वाइंड अप प्रोसेस के लिए। अपनी मर्जी से साइन करेंगे, अपनी मर्जी से गारंटी देंगे, नो डाउट। अमाउंट को खुद ही फिक्स करेंगे, मेंबर्स फिक्स करेंगे। इट डिपेंड्स, दिस इज द मैटर ऑफ एग्रीमेंट। कंपनी भी फिक्स कर सकती है, कंपनी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि हम आपसे गारंटी मांग रहे हैं जी 5 लाख रुपए की, जैसे होता है आपके घर के आसपास कभी कभी लोग जागरण कराते, चंदा मांगने नहीं आ जाते, आपसे कहते हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 11,000 दो, लेकिन जो थोड़ी आप 11,000 दें, आप एक जीरो हटा भी सकते हो, 1100 ले लो ना, फिर आप उतने के लिए लायबल हैं। जरूरत कम है तो अलग बात है। मान लीजिए कंपनी को नुकसान हो रहा है, वाइंड अप के टाइम पर कंपनी को पैसे की जरूरत है 50 करोड़ की वाइंड अप के टाइम पर, लेकिन आप सबसे इकट्ठा हो सकता है 60 करोड़, तो कंपनी 60 करोड़ क्यों मांगेगी? फिर जितना जरूरत है उतना मांगेगी, क्योंकि नॉर्मली होता उल्टा ही है। कंपनी को अगर 60 करोड़ की जरूरत है
तो पता चला कि मिलना सिर्फ 30 करोड़ ही है, तो कंपनी 30 करोड़ की, और इसी वजह से तो इंसॉल्वेंट होती है कंपनी। जबरदस्ती नहीं कर सकते, जितना एक बार मेंशन हो गया उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में आपको सिर्फ कहां तक पैसा देना है? अनपेड अमाउंट तक। मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू होता है और बाकी अनपेड अमाउंट है। और इसके अंदर गारंटेड अमाउंट जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है, कहां पर? दोनों ही जगह मेमोरेंडम में मेंशन होगा। फिर ये डे टू डे रनिंग मीटिंग के लिए किए जाते हैं और ये सिर्फ वाइंड अप पर्पस का। ठीक है जी, ये मेन इसका डिफरेंस है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा है? इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट गारंटेड कंपनी that it does not raise its initial working fund from its members। अभी वही डिफरेंस बता रहा था कि डे टू डे के लिए कहां से पैसा आएगा? उस तरह के शेयर से, इससे नहीं आ सकता। यानी जो कंपनी गारंटेड है ना, जो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वो वाइंडिंग अप के टाइम ही देंगे। अब कंपनी को जरूरत है, मान लीजिए रोजाना के खर्चे के लिए, सैलरी पे करने के लिए, तो वहां से नहीं मांग सकते। ठीक है, एक केस है इसमें, जरा एक बार एक केस पढ़ लीजिए, मैं इस केस को ब्रीफ करता हूँ। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू। इसमें हुआ क्या था? एक्चुअली बेटे, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, यहाँ पर शेयर्स की ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होती है। अगर आपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में इसका जिक्र नहीं किया तो, अगर जिक्र नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया किसको? मिसेस सरोज मल्लू। मिसेस सरोज को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। कौन सा शेयर? गारंटेड अमाउंट वाला। जो गारंटेड शेयर था वो इन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिया? सरोज। जब वो ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर के लिए प्रोसेस पहुंचेगा कंपनी के पास। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने कहा नहीं, ये ट्रांसफर लीगल नहीं है, हम इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैटर कोर्ट पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने कोर्ट में केस किया, जिसमें सरोज उनकी वाइफ है शायद, वो पार्टी बनी और साथ में कंपनी भी पार्टी बनी। तो सरोज मल्लू एंड अदर्स था। नरेंद्र कुमार अग्रवाल केस हार गए, ये कहकर कि क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी थी और ऐसे केसेस में ट्रांसफर ऑफ शेयर तब तक नहीं हो सकता जब तक ये मेंशन ना हो, और ये मेंशन नहीं था, तो इसलिए इसका ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये थी हमारी दो तरह की कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड है हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। अब कोई लिमिट ही नहीं है। क्या कह रहा है? कंपनी रजिस्टर्ड विद नो लिमिट्स ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब आप कहोगे जी ऐसे मेंबर्स बनेंगे क्यों? फैक्ट है, ऐसी कंपनीज कम होती है मार्केट में, क्योंकि फिर तो पार्टनरशिप हम भी खोल लेंगे ना, उसमें भी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि एक टाइप है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, एक टाइप है। क्या कह रहा है इसके अंदर? कंडीशंस क्या है? अगर फिर भी ये कंपनी फॉर्म हो गई, जैसे ही कंपनी का कोई मेंबर कंपनी से निकला, जैसे ही उसकी मेंबरशिप खत्म हुई, तो उसकी लायबिलिटी भी खत्म, उसकी लायबिलिटी भी खत्म। फिर क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट्स। क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर खर्चा है। जैसे अभी आपने पूछा था, मान लीजिए 50 करोड़ का लायबिलिटी है और कंट्रीब्यूट सिर्फ 20 करोड़ कर सकते हैं, तो बाकी का 30 करोड़ किसके पास पहुंच जाएगा? अनलिमिटेड वाले मैटर में सारे ऑनर्स में बढ़ जाएगा। दो भाई, हमें नहीं पता, आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला ऑप्शन लिया है। तब
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 10 लोगों के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, 10 में से एक पकड़ में आ गया तो पहले कहा जाएगा आप ही पे कर दो और बाकी 9 से कंट्रीब्यूशन मांगते रहे। यहाँ पकड़ में नहीं आया, उसने खुद से भी कर दिया। कई लोग होते हैं ऐसे दिलदार कि मैं अभी लो खत्म करो सारा, मैं बाकी से कर दूँ, तो उनके पास उसके लीगल राइट्स क्रिएट हो जाएंगे बाकी 9 लोगों से उनका शेयर मांगने का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर। बताइए ऑफिशियल लिक्विडेटर का पॉइंट होता है बाइंडिंग ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो कुर्की कराता है, क्या लिक्विडेशन जो कराता है, कंपनी का समापन जो कराता है उसको लिक्विडेटर बोलते हैं। उसे कोर्ट अपॉइंट करता है, उसे कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट। ऑफिशियल लिक्विडेटर कहा जाता है। कंपनी की समापन के प्रोसेस को लिक्विडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर क्या कह रहा है, मे कॉल द मेंबर्स, वो सारे उन मेंबर्स को बुलाएगा जो उस कंपनी में मेंबर्स हैं, क्योंकि उसे पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सबसे क्या कहेगा, कंट्रीब्यूशन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन, मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द लायबिलिटीज एंड डेट्स ऑफ द कंपनी, जो क्या है, सिंपल सा। यानी बहुत छोटा छोटा समझाया है इसमें और बहुत छोटे छोटे ही जरूरत है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना इसमें लिखा है एनफ है। जो रिपीटिशन है वो पार्ट मैंने हटा दिया है। सर वो एलिमेंट कंपनी का आएगा, वो एलिमेंट कंपनी का आएगा। एक ही आंसर, एक ही आंसर है बेटा, और कुछ नहीं। एक्चुअली बेटे हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, जहां पर सिर्फ गानों में ही है कि दिल्ली दिल वालों की है, वो सिर्फ गानों में ही है। आप बाहर जाएंगे ना बेटा, बाहर अभी भी वास्तव में ये है, वास्तव में अभी भी ये है। हमने देखा है कई लोगों को, मैं दंग रह जाता हूँ इस चीज सोच सोच कर कि क्या होता है। एक पर्सन वहां पर कोल माइन में जॉब करता था, उसको कोल माइन में कुछ घोटाले दिखे, आजकल जिनको विसल ब्लोअर्स कहते हैं, और उसने कोल माइन के ऊपर केस कर दिया और कोल माइन कंपनी ने उसको कंपनी से निकाल दिया। सिंगल अर्नर था, कंपनी से निकाल दिया। अब क्योंकि उसको जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे कोल माइन में ही जॉब मिल सकती थी, किसी दूसरी कंपनी में वो कोल माइन की जॉब नहीं ले पाया। पिछले 10 या 12 साल से केस लड़ रहा है सारे एम्प्लॉयज के लिए, नो वन इज सपोर्टिंग हिम। और उसका जो इशू था कोर्ट के अंदर, वो इशू यही था कि सभी एम्प्लॉयज को इस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सिर्फ ये इशू पर लड़ रहा है केस। हाई कोर्ट में मैटर था, तो सोचो कितना खर्चा कर चुका हो। लोग करते हैं, केजरीवाल साहब ने किया, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, चलो अब तो उनको खैर रिवॉर्ड मिल गया है उस लड़ाई का, लेकिन पहले तो कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता था। जबरदस्ती भूखे प्यासे इधर लेटे रहो उधर लेटे रहो, भूखे प्यासे कभी पुलिस वाले उठा रहे हैं, कभी डंडा मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तब तो उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त क्या था उनका वो लड़ाई लड़ना, पब्लिक के लिए तो लड़ाई लड़ी। आज आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो अन्ना साहब ने महाराष्ट्र के एक पोर्शन पे लगवा दिया था, उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया लगवाया अरविंद केजरीवाल। तो वो जो लड़ाई लड़ी वो क्यों लड़ी, अभी इतने सारे सिख आ गए वो तीन उनको वापस कराने के लिए। अब चाहे वो सही था गलत था वो इशू नहीं है, लेकिन वो आए क्यों, बाय हार्ट। कितने लोग मर गए, कितने सारे मर गए उसके अंदर, बैठ गए। प्रोटेस्ट करना है किसके लिए, फार्मर्स वाले। तो ऐसी कंपनी का खेल है बेटा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत। या रिच पर्सन, हाँ, बट ऑब्वियसली रिच पर्सन या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो बाय हार्ट ही आएगा, और अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा तो वो एज पर द नेसेसिटी आएंगे। गवर्नमेंट की अपनी रूल्स होती है फंडिंग कराने की, सब कुछ करने की, ठीक है। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी।
अब आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में 3 तरह की कंपनीज आप पढ़ेंगे। पहला 1%, दूसरा प्राइवेट और तीसरा पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपस में मर्ज भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बस सोचना कि अलग कंपनी हो अलग कंपनी है, वो ऐसा कुछ नहीं। जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी की तो फॉर्मेट पढ़ लिया ऊपर हमने। पब्लिक कंपनी का ही तो एक फॉर्मेट है कि लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का ही फॉर्मेट हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो वो ऐसे समझना। तो अब वो क्या कह रहा है हमें, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं 1% कंपनी, क्योंकि बिल्कुल नया नया बना है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैं आपसे भी पढ़वाऊंगा आज। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को हो तो बता देना भाई, जबरदस्ती नहीं है। क्यों हंस रहा है? तुझे है क्या? तेरा तो गला भी खराब था, अब ठीक हो गया। छोटा छोटा पॉइंट पढ़ते हैं जिससे कि समझ में आए और इंटरेस्ट बने और करें, क्योंकि नहीं तो वो ऐसे बैठे रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हाँ जी बेटा, यहीं से शुरू कर रहे हैं आपके यहाँ से। 1% कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। देखो सब सेक्शन सबके याद नहीं होंगे, मैं बिल्कुल श्योर। बहुत सारी डेफिनेशन है। टोटल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो टोटल जब आप इंटर में जाएंगे तो टोटल डेफिनेशन ही डेफिनेशन 90+ है, सिर्फ डेफिनेशन। तो उनको सबको लर्न नहीं करना होता। बस ये ध्यान रखो कि डेफिनेशन आती किसमें, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 में। मैंने बताई दी है कि जितनी हमने पढ़ी है उसमें सिर्फ दो ऐसे हैं जो अलग सेक्शन है, बाकी सब सेक्शन 2 में है। बाकी सब के सब सेक्शन 2 में है। आप देख लो सब सेक्शन 2 में है बेटा। 222, 221, 292, 260 सब 2 में है। सब 2 के अंदर है। एक अनलिस्टेड कंपनी का कोई सेक्शन नहीं है, बाकी सब 2 में है। बाकी सिर्फ बची है डोरमेंट कंपनी और निधि, ये 2 अलग हैं, बाकी सब सेक्शन 2 में है। हाँ वो थोड़ी, ये 3 ऐसी हैं जो बिल्कुल, बाकी सब सेक्शन 2। वो सेक्शन 8 को तो हम सेक्शन 8 से ही रख लेते हैं ना। हाँ जी बेटा, आपसे शुरू कर रहे हैं, एक एक पॉइंट सारे पढ़ते हुए चलेंगे। Company Act 2030 introduces a new class of companies which can be incorporated by a single person. Which can be incorporated by a ये सिंगल पर्सन अपॉइंट इसको कर सकता है। Yes. ठीक है। 1% company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporation. कॉर्पोरेटाइजेशन एक नया वर्ड आ रहा है, देख लो बेटा। क्या वर्ड आ रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। हमने एक सिंगल ओनर को, सोल प्रोप्राइटर को, जहां पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे, अब उसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरेटाइजेशन। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट हमने क्या कहा, कॉर्पोरेट है ये। कॉर्पोरेटाइजेशन करने का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करती है, और हर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका सबसे पहला काम तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो लिखा है यही, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और किसके साथ कैसे बनेगी? विद लिमिटेड लायबिलिटी, विद लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें हो गई लिमिटेड लायबिलिटी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, इन्होंने पहले से ही एक ऐसा फॉर्मेट बनाया कि इसका सिंप्लीफाइड कर दिया कि भाई ये बहुत सिंपल है, ये इसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ इतना सिंपल है कि अदर फॉर्म ऑफ कंपनी से अगर कंपेयर करें तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। According to the section 3(1)(c), OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital. 3(1)(c) के अंदर बताया गया कि ओपीसी को क्या माना जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेक्शन 3(1)(c) में जिक्र है कि ओपीसी विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ जी, नेक्स्ट। अब उसमें होता क्या है बेटा, 1% में एक ही मेंबर हुआ। जो बनाने वाले थे उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि अगर जो 1 मेंबर जिससे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ और गलती से मर गया
और वो गलती से मर गया तो क्या होगा? लीगल ईयर कहाँ से आ जाएगा? उसमें कोई लीगल ईयर नहीं होता। डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बनेगा? यही तो प्रॉब्लम है इसमें कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उस पर कौन संभाले? अगर मान लो एक बार के लिए मैं कह दूं कि उसका शेयर उसके लीगल ईयर को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उस वक्त इंस्टेंटली क्या होगा? होगा, लेकिन अभी इंस्टेंटली डेथ होते ही क्या होगा? उन्होंने ये बोला है, सुन लो मेरी बात, उसमें उन्होंने सिंपल सा बोला है कि जब भी एक पर्सन कंपनी को रजिस्टर्ड कराएगा तो उसको साथ में एक पर्सन का नाम देना पड़ेगा जो नॉमिनी कहलाएगा। जैसे बैंक में होता है, बैंक के केस में जब बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो नॉमिनी का रोल क्या होता है? नॉमिनी का सिर्फ रोल यही है कि जिसकी डेथ हुई है उसके पैसे को उसके लीगल ईयर्स तक पहुंचा दे। ये काम नॉमिनी का होता है। तो यहाँ पर भी नॉमिनी का रोल यही है कि कंपनी लावारिस ना हो जाए, जिससे उसको एक मेंबर मिल जाए और वो उसको फिर नॉमिनी चलाएगा। फिर उसको और प्रोसेस बनाना पड़ेगा, फिर अपना नॉमिनी एक और अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनी के बिना कंपनी नहीं चलेगी। पर्सन और नॉमिनी दोनों मर गए तो बहुत इशू है, दोनों मर गए तो बहुत जबरदस्त इशू, कोई शक नहीं। हाँ? ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको बेटा। आप जब किसी एग्रीमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसे पढ़ लेना पड़ेगा और आपको पता है ये हम जानकर चलें। लॉ तो कहता है कि मुझे पता है कि आपको पता है। अब आपको जी मुझे नहीं पता तो हम कहेंगे आपको नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अभी बेटे लीगल ईयर की बात ही नहीं हो रही। किसको? हाँ बना सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉमिनी किसको बनाना है। नॉमिनी बनाना है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही, अभी नहीं, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही। आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, नो इशू। स्पाउस को बना सकते हो, बच्चों को बना सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आ रही है कि माइनर नहीं होना चाहिए, आगे आ रहा है। अभी हम समझ लें, अभी सिंप्लीफाई करते हैं कि पहली बात सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन किया कि एक पर्सन जो है 1% कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया, वो कॉर्पोरेट कंपनी कहलाएगी विद सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। अब उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है, लेकिन अब नॉमिनी को लेकर भी अगर नॉमिनी अपॉइंट हो रहा है तो नॉमिनी के बारे में क्या कहा गया है? कुछ नॉमिनी को लेकर भी पॉइंट्स हैं, वन बाय वन बोल पढ़ते हैं। नॉमिनी बनेगा, ठीक है जी, जैसे ही डेथ होगी, सब्सक्राइबर की यहाँ इनकैपेसिटी होगी, तो वो जो नॉमिनी है वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। समझ गए बेटा? वो नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। लीगल ईयर ऐसे नहीं बनेगा, जब तक नॉमिनी नहीं है तब तक मेंबर नहीं बनेगा, नॉमिनी है तो मेंबर बन जाएगा। उस नॉमिनी की क्या चाहिए आपको? रिटन कंसेंट। नॉमिनी की तरफ से रिटन कंसेंट आनी जरूरी है। वो लिख कर देगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म को भरेगा, अटेस्ट करेगा और फिर देगा, और ये किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास जाएगा। नॉमिनी जब चाहे तब अपने इसको विड्रॉ कर सकता है, ये उसको राइट दिया गया। नॉमिनी को बाउंड नहीं कर दिया कि आपने एक बार अपना कंसेंट दे दी तो आप हमेशा के लिए फंस गए। आपने कल कंसेंट दी, आज आपका दिल मचल गया तो आप जाओ, जाके फिर वही प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भरो रजिस्ट्रार को कि मैं तो जी नहीं बनना चाहता इसका नॉमिनी, मुझे रिलीव करो। हाँ, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? ओपीसी के मेंबर को बुलाएगा कि भैया ये तो चला गया, आप किसी दूसरे को नॉमिनी बनाओ। विद इन ड्यू टाइम उसको नोटिस दे दिया जाएगा और फिर वो नया नॉमिनी उसके अंदर एंटर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो खुद ही जा सकता है, मेंबर को भी राइट दिया है कि आप चाहो तो अपना नॉमिनी कभी भी चेंज कर लो। हाँ,
आप चाहो तो चेंज कर लो। क्या कह रहा है? हाँ, ये देखो लिखा है, मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी, यानी कंपनी को नोटिस दोगे और साथ में आरओसी को इन्फॉर्म करोगे और इंटीमेट द सेम टू द आरओसी। ठीक है, एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा गया है कि नॉमिनी का नाम चेंज होना ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम नहीं कहलाएगा। नॉमिनी का नाम चेंज होना मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंपनीज के केस में अगर आपको कोई नाम चेंज करना होता है तो पहले आपको ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम करना पड़ेगा और उसके अपने प्रोसीजर हैं पूरे फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ से पास वहां से पास, सैंक्शन एंड देन भेजो आरओसी को। इसमें वो कह रहा है कि आप डायरेक्ट किसको भेज सकते हो? आरओसी को, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। क्लियर? अब ये हो कौन सकता है? देखो, एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी कौन बन सकता है? सिर्फ नेचुरल पर्सन, यानी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता, सिर्फ नेचुरल पर्सन। ठीक है, वो भी इंडिया का सिटीजन हो, वो भी इंडिया का रेजिडेंट हो, तीन चीजें एक साथ, नेचुरल, सिटीजन, रेजिडेंट। रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या रखी गई कि फाइनेंशियल ईयर से पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर से पिछले साल में वो इंडिया में 120 दिन रहा हो, चेंज हो गया है इसलिए मैंने 120 डेज, 182 डेज की जगह क्या आ गया है? 120 आ गया। इसको काट देते हैं। LLP है तो 180 डेज, 181 डेज, उसमें भी 182 ही है, लेकिन अभी उसके अमेंडमेंट्स का इम्प्लीकेशन किसकी? एक मेंबर या एक नॉमिनी कौन बन सकता है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हैविंग इंडियन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट की डेफिनेशन है अ पर्सन हु resides in India for 120 days or more in the immediately preceding year the financial year, फाइनेंशियल ईयर से पिछले साल। ये अगर फाइनेंशियल ईयर है तो इससे पिछले साल आपको चेक करा जाएगा कि आप 120 दिन थे क्या। ठीक है ना? पासपोर्ट, पासपोर्ट में डेट्स मेंशन होते, कब आप आए कब आप गए। नॉर्मली तो उन्हीं के लिए ना जो और आना जाना करते हैं, फ्रीक्वेंटली विजिट जो करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उन्हीं के लिए। 7 पॉइंट पढ़ो बेटा। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee more than one such company. क्या मतलब हुआ? एक बार में एक ही कंपनी, एक बार में एक ही कंपनी। गॉट इट? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। आप एक से ज्यादा ओपीसी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते अपने नाम से, और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी, नॉमिनी भी नहीं बन सकते। ठीक है, यानी आप एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो और एक ही कंपनी में आप नॉमिनी बन सकते हो, बस आपके पास ये राइट है। एक से ज्यादा में आप नॉमिनी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बाय चांस जिस कंपनी में मैं नॉमिनी हूँ उस कंपनी का मेंबर मर गया तो मैं तो उस कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा। तो इन्होंने पहले लगा दिया कि आप एक साथ दो कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते, तो फॉर द टाइमिंग मेंबर होऊंगा और मैं फटाफट वहां पर मुझे किसी और को अपॉइंट कराना पड़ेगा। सर दो कंपनियां हैं, मर्ज हो सकते हैं, वन कंपनी मर्ज हो सकती है, ये कह रहे हो? अभी आएगा, ये भी आंसर आने वाला है, डोंट वरी। कब क्या बन सकती है क्या नहीं बन सकती, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी बन जाएगी वो। हाँ जी बेटा, देखो सर ये भी तो प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी का चोला है इसके ऊपर। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये 1% कंपनी है, पर इसके ऊपर चोला प्राइवेट कंपनी का दिया गया। प्राइवेट कंपनी अगर बोलोगे तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? जिसके पास मिनिमम 2 मेंबर्स हो। यहाँ तो एक ही मेंबर है, इसको दर्जा ओपीसी का मिला हुआ है,
लेकिन इसे प्राइवेट कंपनी ही माना जाएगा। वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि पब्लिक ना मान लो। समझ गए? यहां पर जो एक डेफिनेशन है ना, इसको देखोगे अगर आप, ये हमने चेक करना है। अगर अपनी उसमें पढ़ेंगे ना, रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी ए मेंबर एंड नॉमिनी। आपकी बुक में एंड अदरवाइज भी लिखा हुआ है, देखो, खोलो बुक जरा, नहीं लाए? एंड अदरवाइज भी लिखा हुआ है। और अदरवाइज भी लिखा है ना, तो ये अदरवाइज वाले पर हमने भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि और अदरवाइज में क्या आ रहा है। ठीक है, क्या नॉमिनी माइनर को बनाया जा सकता है? तो साफ साफ लिखा है कि माइनर कैन नॉट बी अ नॉमिनी, और ना ही वो माइनर जो है मेंबर भी नहीं बन सकता। माइनर जो है ना मेंबर बन सकता है, ना ही नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, आपका आंसर आने वाला है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या है? सोशल वर्क, नो प्रॉफिट मोटिव। तो आप ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8 में नहीं करा सकते। आप ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8 में नहीं करा सकते, और ना ही सेक्शन 8 में उसे कन्वर्ट कर सकते। आप उसे कन्वर्ट भी नहीं कर सकते सेक्शन 8 में। सर वो तो पहले ही बोलते थे, वो तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए और प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तभी तो बता रहा है ना आपको उल्टा। अब क्वेश्चन कर लोगे तो क्या करेंगे? तो आपको आंसर दे रहा है आपके सवाल का कि क्या ओपीसी सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है? क्या ओपीसी क्या सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट हो सकती है? ना वो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट हो सकती, ना वो कन्वर्ट हो सकती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्या है, अलग उसमें चल रही है। अब आपके सवाल का जवाब पढ़ो जी। ओपीसी में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है और पब्लिक कंपनी। यही पूछ रहे थे, समझ के बात को? सच कंपनी, हाँ हमने क्या था, फिर सुन लो, फिर से सुन लो ध्यान, सारे ध्यान से। ओपीसी का दर्जा प्राइवेट कंपनी का है, ओपीसी का दर्जा प्राइवेट कंपनी का है, नो डाउट। बट प्राइवेट कंपनी का अपना जो रूपरेखा है वो अलग है ना, उसकी अपनी क्रिएशन अलग होती है। इसका दर्जा होना अलग बात होती है। अपने दोस्त के घर जाती होगी, अपनी फ्रेंड के घर, तो आपकी उसकी मम्मी भी क्या कहती हो कि तू ही मेरी बेटी जैसी है। दर्जा है, इसे कहते हैं दर्जा, कि भाई वो भी प्राइवेट, आप भी प्राइवेट, लेकिन असल में बेटी तो वही रहेगी। आपके घर में भी ऐसी होगा। गॉट इट? ये है कि प्राइवेट कहलाएगी क्योंकि दर्जा उसे प्राइवेट वाला दिया गया है, बट वो कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हुई है तो प्राइवेट लिमिटेड ही कहलाएगी। दोनों की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगी है? आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी नहीं बना सकते। ओपीसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, ना ही इन्वेस्टिंग कंपनी कर सकते हैं। पढ़ो जरा इस वाली लाइन को।
Such company cannot carry out non-banking financial institute investments or activities including investment in securities. अगर इसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनाना तब हो सकता है, अभी नहीं कर सकते। उनकी रिस्ट्रिक्शन अलग देखेंगे। अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये इसके वर्क से बाहर हैं, ये इसकी एक्टिविटी से बाहर हैं। अब आप प्राइवेट लिमिटेड में या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कराना चाहते हो अपनी कंपनी को, ये तो ऑप्शन दिया है, लेकिन 2 साल से पहले नहीं करा सकते। एटलीस्ट यू हैव टू रन योर बिजनेस एंड एज एन ओपीसी फॉर 2 years। 2 साल चलाने के बाद आप इसे प्राइवेट या पब्लिक जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, अभी इसमें भी खत्म नहीं हुआ, इसमें भी एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट व्हाट? देखो ध्यान से पढ़ो। एक्सेप्ट में क्या कह रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख रुपीस। जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी हो गई? 50 लाख। हालांकि इसमें अमेंडमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि हो तो गए हैं, आपकी बुक में पता नहीं लिखा है, यही लिखा है 50 लाख ही, 50 लाख है। पेड अप शेयर कैपिटल is increased beyond 50 lakh rupees and its average annual turnover 2 करोड़ रुपए। हालांकि प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये चेंज हो गया है मैटर, प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये चेंज हो गया है। अभी ओपीसी में चेक करना है, क्योंकि ओपीसी के केस में अमेंडमेंट हमारी पब्लिश नहीं। ठीक है, अभी कितना है हमारे लिए? पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर जहां इसको एक्सीड कर गई तो ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक में दर्जा मिल जाएगा, प्राइवेट या पब्लिक उसका चला जाएगा। 2 साल बीत गए तो भी बना सकते हो, तो भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सर वो तो वहाँ पे तो एक ही मेंबर था। कन्वर्ट का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा ना, एक मेंबर और लाना पड़ेगा, और 2 करोड़ से एक्सीड हो गए तो अब आप कन्वर्ट करा सकते हो अपने आप। और अगर ना करवाए ये 2 years का क्लॉज नहीं, 2 years के बाद नहीं है, ये 2 years का एक्सेप्शन है। ये सर मैंडेटरी है, ये 2 years वाला क्लॉज का एक्सेप्शन है। सर ये मैंडेटरी है, मतलब ये जरूरी है। हाँ, मैंडेटरी क्या मतलब? नहीं, नाउ यू कैन कन्वर्ट, कैन, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपका ऑप्शन है कि आप कन्वर्ट करा सकते हो। सर जैसे कि सर हमने ओपीसी स्टार्ट किया और हमारा प्रोडक्ट ना मतलब मैंने और मेरा प्रोडक्ट मतलब अभी मार्केट में एकदम नया है, किसी के पास भी नहीं है, और हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है, टर्नओवर हमारा 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। तो अभी मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, वरना ये हाँ, ऐसे ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। बिल्कुल। कोई फाइन वगैरह नहीं है 2 करोड़। ओपीसी और कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं आपके ऊपर, ये कन्वर्जन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया। दिस ऑप्शन इज गिवन टू यू फॉर कन्वर्जन ओनली। नहीं, क्वेश्चन अच्छा है इनका। इनका क्वेश्चन है क्या ये मैंडेटरी है या ये वॉलंटरली है? तो ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली, ये वॉलंटरली है। अगला पॉइंट पढ़ो। अब ऊपर के जो रूल्स बनाए हैं किसी ने कॉन्ट्रावेन कर दिए तो फाइन कितना लगेगा? 1 दिन का 10,000, एक्सटेंड किया जाता है 10,000 तक, और फिर सॉरी 10,000 ही है, 10,000 रुपीज, और पर डे का 1,000। 10,000 कब की है? आपने कॉन्ट्रावेन किया किसी रूल का, आपको बुलाया गया, आपने प्रूव हो गया कि हाँ जी ये कॉन्ट्रावेन हुआ है, आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन। अब वो पर डे कब से स्टार्ट होना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है।
वो आपको ऐसा हो सकता है ना बेटा, आपने कॉन्ट्रावेन किया मान लो 31 अगस्त को, और 31 अगस्त से कंटिन्यूसली आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, तो 31 अगस्त तक का फाइन 10,000 रुपया और उसके बाद पर डे का 1,000 रुपया। एक लॉ हाँ, कोई भी लॉ तोड़ने का नहीं, मतलब अगर मैंने 5-6 तोड़ दिए तो तभी मैं 10 नहीं, वो तो कॉन्ट्रा में एक बार में तो एक ही काउंट होगा ना। फिर तो रो जाओगे, ओपीसी बनाने का फायदा ही नहीं रहेगा। वैसे कोई कंटिन्यूअसली तोड़ते ही आ रहा होगा, उसके पास करोड़ों आ रहे हैं और उसको 1-1.5 वैसे किसी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और कंटिन्यूअस तोड़ता ही जा रहा हो तो 1-1.5 रुपये क्या फर्क पड़ेगा। इतने ज्यादा मत जाओ, फिर उसके ऊपर दूसरे तरीके के एक्शन लिए जाते हैं। आप आरओसी इसको छोड़ेगा थोड़ी ऐसे। आप ये कहना चाह रहे हो कि 10,000 रुपये अलग लग गया, रोज का 1,000 रुपये उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा, के लिए जा लिए जा लिए जा। वो तो कोर्ट के हाथ में होता है बेटे, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। हाँ, नहीं, वो 1,000 रुपये पर डे रहेगा, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारी कंपनी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रही है, उसके बावजूद भी ना हम फाइन जमा करा रहे ना उस रूल को वो कर रहे हैं। नहीं, फाइन तो जमा करवा रहे हैं टाइम टू टाइम, हाँ, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। वो तो पहले आएगा, जो आपने कॉन्ट्रावेन किया उसको तो रोकना पड़ेगा पहले, फिर क्या फायदा। फिर तो ये हो गया कि सर एक गोली मार दी, रुक जाओ अभी आप फांसी की सजा सुनाने वाले, थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो, जरा 5-10 और निपटाया हूँ। है ना, फिर तो आप वही वाली बात कहना चाह रहे हो कि एक खून की सजा फांसी है तो 10 खून की भी सजा फांसी है, तो 10 ही ना मार दूं, मोहल्ले में शांति करके आऊंगा। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, ऐसे नहीं है अब, क्योंकि अभी फाउंडेशन लेवल पर हो तो अभी बेसिक पढ़ाया जा रहा है, पूरा ओबीसी थोड़ी पढ़ा दिया, पूरा ग्रंथ है ओबीसी को लेकर, एक पूरी किताब है, और पूरी किताब तो धीरे धीरे ही पढ़ोगे ना। सेंटर मतलब अलग-अलग आएंगे और ये प्राइवेट पब्लिक बुक मतलब अगर मान लो 40-50 पेज का भी एक चैप्टर बन गया तो बुक ही होगी ये, ठीक है। और लास्ट में उसको वो कैसे खत्म कर रहा है कि ये अपने आप में ये सोल मेंबर, सोल डायरेक्टर होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को ओपीसी बनना है, वो उसमें पढ़ेंगे, वो कन्वर्जन में आएगा, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी। अभी ओपीसी पे रह जाओ, अभी फाउंडेशन लेवल पढ़ना है ना, आपने इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, ये इंटर के लिए भी तो रखना है। इंटर में तो क्या पढ़ना है, इंटर में पूरा कंपनी लॉ ही पढ़ना है, और भी बकायदा और भी है, लेकिन कंपनी लॉ पूरा पढ़ना है। 470 सेक्शन है भाई, 470 सेक्शन है, और आपके यहाँ तो 10 से ज्यादा पढ़ाना नहीं है अभी, और उसमें चले जाएंगे करीबन और 100-125 वहां पढ़ाए जाएंगे। आ जाओ जी बेटा, प्राइवेट कंपनी जल्दी से। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा, कह रहे हैं पहली बात, एक कंपनी वो जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है, जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड होगा, वो एज पर प्रिस्क्राइब्ड है, एज पर प्रिस्क्राइब्ड है, वो यही कह रहा है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, वो प्रिस्क्राइब्ड होगी कि ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम मतलब मीनिंग ये होता है कि आपको कम से कम आप कितनी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, आप कम से कम कितनी कैपिटल से स्टार्ट करेंगे इस कंपनी को, ठीक है। आर्टिकल्स इसके क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी को, कि यू कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन लगी है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे। सेकंड, except in case of 1% company, number of members of its members to 200, जबकि ओपीसी में कितने हो सकते हैं, सिर्फ 1, जबकि वो भी प्राइवेट थी,
उसको सिर्फ 1 है, बाकी सब जगह 200 तक। आगे मिनिमम भी बताएंगे, मिनिमम भी पता होगा प्राइवेट कंपनी के 2। प्रोवाइडेड, क्या कह रहा है प्रोवाइडेड मतलब क्या फुलफिल होना चाहिए? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स। मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली कंपनी का 1 शेयर लिया हुआ है, इन तीनों ने मिलकर 100 शेयर लिए हुए हैं, उन दोनों ने मिलकर 500 शेयर लिए हुए हैं, उन्होंने मिलकर 1000 शेयर लिए हुए हैं, तो ये 2 एक ही कहलाएंगे। 2 नाम अलग अलग काउंट नहीं होंगे जब आप ज्वाइंट होल्ड कर रहे हैं शेयर्स को। तो लिखो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single. Provided further that ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में था और वो नौकरी छोड़कर चला गया, इन दोनों के पास आपके शेयर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड के। किसके पास? जो अभी एम्प्लॉयमेंट में है और जो चला गया, दोनों के पास ही शेयर्स हैं। जो चला गया उसने मेंबरशिप नहीं छोड़ी, जो चला गया उसने अभी मेंबरशिप नहीं छोड़ी, एम्प्लॉयशिप छोड़ दी। अब वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है लेकिन मेंबर है। ये दोनों तरह के शेयर होल्डर्स जो यहाँ एम्प्लॉय थे या एम्प्लॉय हैं, ये नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे। वो जो 200 मेंबर की काउंटिंग है ना, उसमें ये नहीं आएंगे ना, मेंबर नहीं कहलाएंगे काउंटिंग वाले। वो तो एम्प्लॉय काउंट हो रहा है ना, एम्प्लॉय काउंट हो रहा है तो मेंबर कैसे काउंट हो जाएगा? तब एम्प्लॉय काउंट नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा है तब भी हम इसे काउंटिंग में नहीं करेंगे, 200 की काउंटिंग में ये नहीं आएंगे। देखो लास्ट में लिखा हुआ है शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये नंबर ऑफ मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे। गॉट दिस पॉइंट? थर्ड कंडीशन क्या है? देखो, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन। आप पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकते शेयर्स खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें जो इसमें इन्होंने नहीं बताई थी वो बता रहे हैं कि मिनिमम नंबर कितने होंगे? 2, ओपीसी में 1। आगे एक स्मॉल कंपनी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। स्मॉल कंपनी को भी क्या कहा गया है? प्राइवेट कंपनी। ओपीसी अपने आप में क्या है? एक फॉर्म ऑफ, देखो लिखा ना, फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। अब वो जो स्मॉल कंपनी का जिक्र आ रहा है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, क्या है स्मॉल कंपनी के बारे में बात क्या रखनी है? कैपिटल और टर्नओवर जो ऊपर मैंने बताया था वो चेंज हो गया बेटा। अभी जो 50 लाख और 2 करोड़ थे वहां पे स्टार लगा लेना। वो जो 50 लाख और जो 2 करोड़ है वहां स्टार लगा लेना। इन्होंने कहा है कि वो जो 50 लाख है वो क्या रहा, हो गया अमाउंट 2 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? अब 2 करोड़। और टर्नओवर कितनी हो गई? 20 करोड़। 1/4/21 से 1/4/21 से 50 लाख हो गए 2 करोड़। ये नीचे मोटा मोटा मेंशन है। और 2 करोड़ हो गए 20 करोड़। प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी दोनों में कहा ऊपर जो पड़ा है उसको कर लेना। हाँ वही तो कह रहे हैं, 50 लाख को पढ़ा जाएगा 2 करोड़। अब ऊपर जो पढ़ा था हमने उसको दोबारा से पढ़ लो। कहाँ गया? अच्छा वो तो हमने उसमें पढ़ा था ना, ओपीसी में पढ़ा था ना वो तो मैंने कहा था ना ओपीसी का भी हमें अमेंडमेंट नहीं मिला है, लेकिन इसका अमेंडमेंट आ गया है। तो प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकता है? प्राइवेट पब्लिकली इशू नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी पब्लिकली इशू नहीं कर सकती, लेकिन अपने मेंबर्स को इशू कर सकती है।
जैसे 200 मेंबर्स हैं, ये मानकर चला जाता है कि प्राइवेट कंपनी लाइक अ कल्ट कंपनी, वो एक सेलेक्टेड ग्रुप को हैंडल करेगी, मतलब सर आईपीओ नहीं निकाल आईपीओ नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओपीसी में 50 लाख लिखा है, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओबीसी में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? आपकी बुक में मेरे ख्याल से पुराना मेंशन है शायद कहीं एक आध जगह, हाँ मेंशन। स्मॉल कंपनी इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी के लिए बात है। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। एक्सेप्शन क्या है? दिस क्लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, और जो स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है उस पर मेंशन नहीं। ठीक है जी, स्पेशल एक्ट हो गया जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई होते हैं कुछ एक्ट्स, ये 1% हाँ एलएलपी आप स्पेशल एक्ट कह सकते हैं, जो नोटिफाइड हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये स्पेशल एक्ट है अलग से। अभी ये डिस्कस करेंगे आगे। सब्सिडरी कंपनी होती है जिसके ऊपर कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स पे, अभी पढ़ेंगे वो भी है पूरा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 इसके एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक कंपनी, ये करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अभी बच गए थोड़ा सा, निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू कर देना, ये मैंने आपको सब भेज दिया है। ठीक है, पब्लिक कंपनी ज्यादा बड़ा नहीं है, आप पढ़ पाएंगे। बारिश तो नहीं हो रहा। हाँ यार